हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सोशल स्टडीज़ को, जिसमें आज का चैप्टर है भारतीय संविधान। इससे पहले भी हमने एक वीडियो को अपलोड किया है इसी चैप्टर से, और इसी चैप्टर से दूसरे वीडियो को लेकर के आए हैं हम। तो इसमें इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के जो दो महत्वपूर्ण कारण हैं उसको जानेंगे। पहला कारण यह है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर, यानी अंतर धार्मिक जिसको बोलते हैं इंटर रिलीजियस, वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि धर्म के भीतर जो भी विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित होते हैं, यानी अंतर धार्मिक जिसको बोलते हैं इंट्रा रिलीजियस जिसको बोलेंगे, तो उसका वर्चस्व, उसका विरोध किया जाना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के भीतर छुआछूत के चलन पर चर्चा की गई है, इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। और इस प्रथा की वजह से ऊंची जातियों के लोगों को कुछ निचली जातियों के लोगों पर दबदबा कायम करने का मौका मिलता रहा है, इसको हम लोग जानेंगे। धर्मनिरपेक्षता का, संस्था का धर्म से विरोध है, इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर स्वतंत्रता एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो भारतीय संविधान चैप्टर से आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? तो 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था बहुत ही पुराना हो चुका था। 20वीं सदी तक आते आते स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इन बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। राष्ट्रवादियों ने इन सारी बातों पर विचार किया था कि हमारा स्वतंत्र भारत किस प्रकार की होनी चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया था और उस नियम को लाया गया था जिनको न मानते हुए भी, न चाहते हुए भी मानना पड़ता था। तो औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। कैसा देश होना चाहिए? हमारा स्वतंत्र भारत लोकतांत्रिक होनी चाहिए। औपनिवेशिक राज के से जो लंबे समय तक अत्याचार का शासन करना पड़ा, अत्याचारी झेलना पड़ा, जो अत्याचार किया गया लोगों पर, तो इसको सामने इस भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था इस अत्याचारी ने कि स्वतंत्र भारत पर उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस बात से उनका मन में यह स्पष्ट जरूर हो गया था कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश होनी चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए। तो इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। तो यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। और 1946 ईस्वी में गठित की गई संविधान सभा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा को गठन किया गया था। तो 1946 ईस्वी में जो संविधान सभा गठित हुआ, तो 1946 ईस्वी में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें कितने लोग थे? 300 लोग थे। इसमें संविधान सभा के सदस्य 300 लोग थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही, लगातार बैठकें। तो इस संविधान सभा के कुछ सदस्य हैं, इसको आप देख सकते हैं इस चित्र को। और संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान में एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। तो इस चित्र में हम सरदार पटेल को देख रहे हैं, और ये सरदार पटेल जो है संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो एक भाषा थी, हमारे देश में कई समुदाय के लोग रहते थे, उनकी न एक भाषा थी और न ही एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। सबको अलग अलग भाषा थी, सभी का अलग अलग धर्म थे, सभी की अलग अलग संस्कृति थी।
ना तो एक भाषा थी और न ही एक धर्म था और न ही एक संस्कृति थी। तो वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, वैसी परिस्थिति में जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, उसी समय बंटवारे की भी बात चल रही थी। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वो भारत में रहेंगे या फिर पाकिस्तान में जाएंगे। तो इस तरह से कुछ रियासतें जो थी अपने आप में तय नहीं कर पा रही थी कि वह किधर जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत ही भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनके बीच बहुत सारे इस प्रकार के मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन का आर्थिक राजनीतिक सुधार के जरिए ही गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया। तो हमारे जो भारतीय संविधान के सदस्य थे उस परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने एक ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। यहाँ भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई गई है, लेकिन विविधता में भी एकता को हमारा संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारे संविधान में, हमारे भारत में विविधता में भी एकता है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का दस्तावेज तैयार किया कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए ही इस प्रकार का दस्तावेज तैयार किया। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, इस प्रकार के उन्होंने दस्तावेज तैयार किया। और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। तो आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयाम का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिसने इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। जनक कहा जाता है, माना ही जाता है ही नहीं, कहा भी जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती है, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आह्वान किया अनुसूचित जातियों से कि सरकार के अलावा सरकार के साथ साथ लोक सेवा में भी बढ़ चढ़ के शामिल हो। लोगों से इस प्रकार का आह्वान किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार का जो लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य से जो स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किन किन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है, बातें कही गई है, उस पर देखेंगे। जिसमें एक पहला पॉइंट है संघवाद। तो संघवाद क्या है?
फेडरलिज्म संघवाद को हम लोग देखेंगे। जो पहला पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, देश में एक से ज़्यादा स्तर का सरकार का होना, इसी को बोलते हैं संघवाद। तो हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। पहला स्तर केंद्रीय स्तर पर है, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा स्तर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का जो शासन है वो तीसरे स्तर पर है, जिसके बारे में आपने कक्षा 7 और 6 में भी पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में इस संघवाद का मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में समाज स्तर पर भी इसको हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकार है। और तीसरे स्तर जो है पंचायती शासन व्यवस्था का स्तर है, तीसरा स्तर। तो भारत में इतने सारे समुदाय को उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग भी पूरे देश के फैसले ना लें, अकेले ना लें, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए प्रांतीय स्तर पर भी सरकारें की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। तो भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार, तो इसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। और संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल संघवाद के अंतर्गत जो है संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इस सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से भी अलग फैसले लिए जा सके। और इस बात को ख्याल रखा गया है कि जो केंद्र में कुछ लोग बैठे हुए हैं वे लोग ही अकेले पूरे भारत के लिए अपना निर्णय न लें और अपना अधिकार जो है समझ करके इसको पूरे देश को एक साथ ही अपने निर्णय से नहीं पूरे देश को फैसले ना ले पाएँ। तो इस तरह से प्रांतीय स्तर पर भी और पंचायती स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है। तो दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन पद्धति। पहला पॉइंट था संघवाद और दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन पद्धति। तो संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। संसदीय शासन पद्धति में ये होता है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। और इसको आप लोगों ने चैप्टर 7 में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, क्लास 7 में क्लास 7 के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। और भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। 18 वर्ष जिसको पूरा हो गया हो, तो 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, भारत के संविधान में। तो संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो इस बात को उन्होंने ध्यान रखा, ख्याल रखा। और इसमें तो उन्होंने लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति वर्ग औरत मर्द यानी लेडीज जेंट्स जितने भी हैं, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, और जो भी जाति का भी हो, किसी भी जाति का भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो किसी भी वर्ग का हो, और महिला हो या पुरुष हो,
सभी को पर सभी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जिसको भी 18 वर्ष पूरा हो गया हो सभी को मतदान देने का अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, चाहे उच्च जाति को हो या फिर नीच जाति को हो। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यही है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है, तो इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार की बात कही गई है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। और सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये होता है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, कैसे भी क्यों नहीं हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी हम इस आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। पहला था संघवाद और दूसरा पॉइंट था, पहला संघवाद था और दूसरा पॉइंट था शक्तियों। दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन पद्धति और तीसरा पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। तो आइए देखते हैं शक्तियों का बंटवारा क्या है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या 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 काम है, तो इसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड किया है। आप वहां देख करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या होता है, इसका क्या क्या काम है। तो शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने में के लिए और शासन चलाने का काम करते हैं, इसी को बोलते हैं कार्यपालिका। न्यायपालिका की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई में भी आगे वाला इकाई में पढ़ेंगे। 3 में सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, न्याय की व्यवस्था की गई, इसी को बोलते हैं न्यायपालिका। जिसके द्वारा न्याय किया गया हो तो इसको बोलते हैं न्यायपालिका। न्याय करना तो न्यायपालिका कहा जाता है, इसको सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसको लाया गया है। सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, जिससे सरकार के सत्ता का दुरुपयोग को रोक लगा सके। तो सरकार के सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो सरकार के 3 अंग है, ये तीनों अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है ताकि सरकार जो है अपने सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। तो या इस तरह के तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों का भय था या महसूस हो रहा था या फील हो रहा था कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि संविधान के प्रति अपने दायित्वों को उपेक्षा ही करने लगे। तो इस तरह का अनुमान था संविधान सभा के सदस्यों को, और इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। तो इस भय को पहले से ही इस तरह का भय पहले से ही संविधान सभा के सदस्यों में पनप रहा था। संविधान सभा के सदस्यों को महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, और इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। तो सरकार के जो 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं,
विधायिका में क्या हो गया, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू कर सके, शासन को चलाने के काम आ सके। और न्यायपालिका में हो गया, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है चौथा पॉइंट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? तो मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को, भारतीय के खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसको औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, ताकि राज्य की सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो सके। इसके प्रति, इस बात के प्रति जो संदेह का भाव पैदा हो रहा था, तो औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में इस संदेह को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए लिखित अधिकार होनी चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, और इस तरह संविधान राज्य और अन्य शक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। तो इस प्रकार के विभिन्न अल्पसंख्यक जो समुदाय थे, इस बात से वो चाहते थे कि संविधान में इस प्रकार की बातों को रखा जाए, लाया जाए, कि ताकि उनके समूह जो है, अल्पसंख्यकों का समूह है, उसको रक्षा हो सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है। दोहरा उद्देश्य में पहला उद्देश्य है कि नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा बात यह था कि यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो। बाध्यकारी जैसी बातों पे यहाँ ध्यान दिया गया है, उसके लिए बाध्य हो, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व को भी शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार के अलावा नीतिक निर्देशक तत्वों को भी हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो हमारे दिए गए हैं, उसमें से जैसे हो गया समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार में, हमारा मौलिक अधिकार में दिया गया था। उसको मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को 300A में रखा गया, आर्टिकल 300A में, और इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कुल 6 अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार, जिसमें पहला समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, सभी एक समान हो। देश का कानून जो है सभी लोगों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। तो इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, तो किसी भी लिंग के
आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान हो या होटल हो या दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में इसी किताब में हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है इसमें, छुआछूत की प्रथा। तो दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने के अधिकार, आप कहीं भी सभा बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन स्वतंत्रता। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की बातें संविधान में दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं सभा बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए, देश के किसी भी भाग में आने जाने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए और अपना पेशा या व्यवसाय चुनने के लिए आपका अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में यह कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। यानी आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और चौथा पॉइंट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। इसके अंतर्गत संविधान में यह कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आप अपने जितने भी अल्पसंख्यक हैं, तो सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यह मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार को भी। और छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या फिर हनन किया जा रहा है, तो इसका अधिकार है कि वह सीधी अदालत में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अपना याचिका दायर कर सकता है। कोई भी नागरिक अदालत में जाकर के अपना याचिका दायर कर सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो को अपलोड किया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व को भी लाया गया है और एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। तो हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कब होता है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इन परिस्थितियों में होता है यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखानों में मजदूरी का काम करता है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात है कि यदि कोई राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो यहाँ भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यहाँ भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि सरकार सशस्त्र बलों के कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो यहाँ पर भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। पांचवा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म का राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में भी हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो कोई भी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य।
तो आप इस बात को समझने लगे होंगे, कभी कभी देश के इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। तो जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। संविधान का स्वरूप बदलेगा तो देश का भी स्वरूप बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। तो नए संविधान भी लाया गया था। 1990 में का जो पहला संविधान था, उस समय नेपाल में राजतंत्र था। जब लोकतंत्र आया संविधान नेपाल में, तो लोकतंत्र के बाद नए संविधान को लाया गया था। तो ऊपर हमने भारतीय संविधान को जिन आयामों का जिक्र किया और वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक में बाकी अध्याय में और भी हम संविधान के बारे में जानेंगे और सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उसका अर्थ भी जान पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में जाना और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मौलिक कर्तव्य क्या है, और मौलिक कर्तव्य कुल 11 है, तो उसको समझेंगे। बाद में हम लोग कोई और वीडियो में देखेंगे और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मौलिक अधिकार के बारे में हमें आशा है कि आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा। अगर आपको और कुछ संदेह भी है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखिए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सभी के बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ आप जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस चित्र को देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें 24 जनवरी 1950 का एक तस्वीर है और 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य जो हैं इसमें अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर यहाँ पर साइन कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें महात्मा गांधी नहीं है, पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और श्री जयराम दास हैं, जयराम दौलत राम इनका नाम है, जयराम दास दौलत राम। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, उप प्रधानमंत्री, तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो ये संविधान सभा के कुछ सदस्य हैं जो एक दस्तखत कर रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, प्रथम प्रधानमंत्री सबसे ऊपर में। और ये सभी मंत्री संविधान सभा के सदस्य जो हैं, और इसके ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं सबसे ऊपर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन लोगों ने जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने दस्तखत कर रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इनमें सरदार पटेल के अलावा और सभी सदस्य हैं। तो इस चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।